नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज इस भेंटवार्ता से जुड़ने के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और नाक कान गला रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एसके पिप्पल साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार निषाद जी, आपको एवं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भेंटवार्ता। जी डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बधिरता से संबंधित, और इसका एक परिप्रेक्ष्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह सितंबर महीने के आखिरी यानी अंतिम सप्ताह में हम मनाते हैं। तो बधिरता क्या है और कैसे बधिर लोगों के प्रति समाज में एक संवेदना पैदा की जाए, इसके तमाम जो पहलू हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जनता के बीच में एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, बधिरता क्या है, बधिरता को हम कैसे परिभाषित करें, क्या ये वयस्कों में और बच्चों में अलग अलग होता है? मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा जैसे कि बधिरता क्या है। बधिरता का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि कम सुनाई देना। तो जैसे कि ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हुए हैं, तो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से यदि हम धीरे धीमे यदि कम सुनाई देने लगता है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है, यदि वो 40% से और ज्यादा हो रही है, तो उसको अपन बधिरता के श्रेणी में रखते हैं। तो इसके जो है मेन जो लक्षण हो सकते हैं कि आदमी को, जैसे एडल्ट है कोई, तो अब सामान्यतः तो आपको बिल्कुल सामान्य दिखेगा, परंतु क्या होगा उसके साथ में उसको जो अलग से कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा कि उसे कोई चीज हो रही है, बट उसे क्या है, आप बात करेंगे तो वो जो है आपको रिस्पांस जैसे प्रॉपर आना चाहिए, जैसे उसे सामान्यतः नॉर्मल वॉइस से सुनाई देना चाहिए, सामान्य आवाज से, वो उसको रिस्पांस नहीं करेगा और क्या क्या करेगा कि माने आपको रिपीट करने के लिए बोलेगा कि आप, तो वो समझ नहीं पाता। तो मेनली क्या है कि यदि वो कम सुनाई देगा तो उसे समझने में और आपकी बात का जो भाव है वो भी उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये प्रमुख लक्षण होता है कि वो आपकी बात को नहीं समझता है। और दूसरा ये होता है कि फिर जो जितने भी बहरे लोग होते हैं वे सामान्यतः जो है तेज आवाज में बात करते हैं। हम जैसे जब भी बोलते हैं तो हम अपनी इसका वॉल्यूम जो है खुद सुन के उसको वॉल्यूम को डिसाइड करता है हमारी बॉडी और हम खुद, कि हमें तेज बोलना है कि कम बोलना है। यदि हम ऊंचा सुन रहे हैं और तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हमारी आवाज भी सामान्यतः जो व्यक्ति होते हैं उनसे थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है और तेज आवाज में वो लोग बात करते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि बधिर लोगों को पहचानना ऐसे आमतौर पे एक सीमा है इसकी, क्योंकि बाकी दिव्यांगता की स्थिति में तो हम, कोई मान लीजिए पैर से अगर विकलांग है तो उसे हम देख करके पहचान लेते हैं, कोई आंख से नहीं दिख पा रहा है तो उसे हम देख करके पहचान लेते हैं, लेकिन बधिरता की अपनी सीमाएं हैं। तो एक आम इंसान समाज में यदि किसी बहरे व्यक्ति से या बधिर व्यक्ति से डील कर रहा है या बात कर रहा है तो कैसे उनके प्रति एक संवेदना पैदा हो, उसके प्रति वो ज्यादा संवेदनशील तरीके से व्यवहार कर पाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि व्यक्ति को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये सही में बहुत मुश्किल है। बीइंग ए ईएनटी सर्जन, हम लोग जो है कई बार ऐसे आदमी नॉर्मल आते हैं और कोई साइन तो होता नहीं, तो हमें ही पूछना पड़ता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है। तो सामान्यतः हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। और एक व्यक्ति का मैं आपको जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति आया, बहुत अच्छे से कम 15-20 मिनट तक बात करता रहा, और उसके बाद में वो इतना ट्रेंड था कि वो बाद में उसने बताया कि ही वॉज टोटली डेफ। टोटली डेफ का जो मतलब है कि वो उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, दोनों कानों से वो बिल्कुल बधिर था, मगर वो मुझसे जो है कम से कम 15-20 मिनट तक मेरे बिना जाने मुझसे बात करता रहा। सामान्य लिप रीडिंग से जो होता है, अपन सामान्यतः फेस के भाव से आप क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो ये वो कर लेते, मगर ये बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई साइन नहीं होता है कि ये बहरा व्यक्ति है, अनटिल अनलेस वो हियरिंग एड ना लगाए हो। हियरिंग लगाते हैं तो पॉकेट साइज का हो या कान के अंदर मशीन लगी हुई हो, उसको देख के हम जरूर पहचान सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बधिरता के लक्षण तो आपने बताए, आपने ये भी बताया कि बहुत मुश्किल से हमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति बधिर है जब तक कि वो ना बताए या उसके आसपास के लोग ना बताएं। तो ये बहरापन जो होता है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती है, कैसे ये होता है?
तो मेनली ये शुरू से ही, बचपन से, पैदाइश से पहले से ही शुरू हो जाता है। तो इसके जो प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय या गर्भावस्था में यदि आपको मिजल्स हो गया, एक जो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, या मम्स हो गया है, या वायरल अलग फीवर हो गया है, या आपने जो ड्रग्स होती हैं जो गर्भावस्था में नहीं लेनी चाहिए, इन सब का असर जो है और उसके बच्चे के श्रवण शक्ति पे भी पड़ता है, माने शरीर के दूसरे हिस्से पे भी हो सकता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय जो है दिक्कतें आती हैं, यदि उसको डिलीवरी के समय, जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, उस समय यदि उसका प्रोलॉन्ग हो, मतलब डिलीवरी में ज्यादा टाइम लग जाए, तो बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है, सांस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उसके पूरे ब्रेन में हल्का सा हर हिस्से पे डैमेज होता है। और कान का जहां श्रवण केंद्र होता है, एक तो कान होते हैं अपने, श्रवण केंद्र दिमाग में होता है, टेम्पोरल जो बोन, एक शरीर के दोनों तरफ हिस्से होते हैं, कान के ऊपर वाला है, वहां पे केंद्र होता है। यदि ऑक्सीजन कम हो गई तो बर्थ एस्फिक्सिया से। इसी समय यदि जो है और इन्फेक्शंस होते हैं, साइटोमेगाला वायरस इन्फेक्शंस है ना, तो और इस तरह के इन्फेक्शन से जो है लेडी है, यदि इन्फेक्शन उस पीरियड में हो रहा है प्रेगनेंसी के समय, तो बच्चे को बधिर होने का खतरा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो बताया कि जन्मजात बच्चा, शिशु कैसे बधिर होता है, इसके अलावा भी और कारण होते हैं? इसके कारण अनुवांशिक कारण होते हैं, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। यदि फैमिली में है, जीन्स में आ रहा है, तो वो आपको जो है आपके जीन्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आपका जो है इन्फेक्शन हो जाए कान में, तो जैसे आपके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, और या एक नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, यदि वो हो जाए, या कान में चोट लग जाए, या किसी भी चीज में कोई फॉरेन बॉडी या पियर्सिंग, जो ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा, यदि उस पर चोट लग जाए, तो ये प्रमुख कारण ये होते हैं। इसके अलावा जैसे एडल्ट लोगों में जो कारण होते हैं कि सामान्यतः वैक्स, जो अपन कान का मैल कहते हैं, वो कान का मैल, एक तो ये बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को कि ये कान का मैल जो कोई बाहर से आके मैल जमा नहीं होता है। कान के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं, कान के अंदर एक्सटर्नल कैनाल में, वो स्राव करती हैं, सिक्रीशंस पैदा करती हैं, और वही इकट्ठा रहता है, जिसको अपन कान का मैल कहते हैं। तो ये जो यदि बहुत मात्रा में हो जाता है, कई पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो कान में इकट्ठा हो जाता है और कान के पूरे पर्दे को ढक लेता है या बंद कर देता है कान को, तो ऐसे व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है और वो सामान्यतः हमारे दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तो एक ये कारण है। इसके अलावा चोट लगने से, रोड साइड एक्सीडेंट में यदि हेड इंजरी हो गई, जो हिस्सा है कान का, कान की नस में यदि चोट लग जाए तो बहरापन हो सकता है। कान की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो डिसलोकेट हो सकती है, मतलब एक दूसरे से अलग हो तो बहरापन हो सकता है। तो ये एक है। और दूसरा जो है इसके अलावा जो है और भी कारण हो सकते हैं, जो आनुवंशिक के अलावा जो बीमारियां होती है, एक ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें कि कान की हड्डियां बढ़ जाती हैं और जुड़ती हैं आपस में, ओवर ग्रोथ हो जाती है। ये सामान्यतः महिलाओं में ज्यादा होता है सेकेंड और थर्ड डिकेड में, और इसमें प्रेगनेंसी के बाद एकदम से उनको, भले चाहे उम्र उनकी 30-32 साल की हो या 28 साल की हो, बट उनको कम सुनाई देने लगता है डिलीवरी के समय से, और फिर वो परसिस्ट करता है। तो एक ऑटोस्क्लेरोसिस भी एक प्रमुख कारण है। अपने यहां तो कम होता है, बट साउथ इंडियन जो हमारे भाई बहन दक्षिण भारतीय हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। यूरोपियन कंट्री में बहुत होता है ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इसके अलावा जो है, यदि आपका कान में यदि किसी भी तरीके से यदि कान में चोट लगे, कान के भीतरी हिस्से में, जैसे इनर ईयर कहते हैं लेब्रिंथ, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, कई बार ब्रेन फीवर होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाए, तो ये माने सामान्यतः मैंने आपको प्रमुख कारण बता दिया। इसके अलावा भी यदि हम कान बहने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ईयर ड्रॉप्स का, तो उसमें से कुछ ईयर ड्रॉप्स हैं, जैसे जेंटामाइसिन आजकल बैन कर दी गई है। जेंटामाइसिन जो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग में आती है, उसके इस्तेमाल से भी कान के अंदर बहरापन पैदा होता है। ऐसी दवाइयां जो श्रवण शक्ति को कम करती हैं, इनका इस्तेमाल से भी होता है। बहुत कारण होते हैं, बहुतेरे कारण होते हैं जिसके कारण से बहरापन हो सकता है। उसमें आपने बताया कि दवाइयों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो होता है, और खासकर जो लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टरी परामर्श के दवाइयां लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, उनके लिए निश्चित रूप
से ये सोचने का विषय है। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जैसे आपने बताया कि कान में जो मैल जमा हो जाता है या फिर ओवर ग्रोथ हड्डियों का हो जाता है, तो इस तरह के जो कुछ कारण ऐसे होते होंगे, उससे जो होने वाला जो बहरापन है उसको तो रोका जा सकता है या इलाज के द्वारा सही किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है वैक्स तो सभी व्यक्तियों को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, बट ये ऐसा है कि बस उसमें हम लोग जो वैक्स डिसॉल्विंग ईयर ड्रॉप आते हैं, ऐसी दवाइयां आती हैं जिससे वो वैक्स जो हार्ड रहता है या उसको सॉफ्ट कर लेते हैं और उसके कान में विशेषज्ञ द्वारा सफाई की जाती है। और ये मेरे ख्याल से हर ईएनटी सर्जन के क्लिनिक में वो लोग करते हैं और इसको आराम से रोका जा सकता है। दूसरा प्रमुख कारण होता कान बहना। सामान्यतः आज से पुराने जमाने में 40-50 साल पहले कान बहने को सामान्यतः लोग सामान्यतः मानते हैं कि सबके कान बहते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं था। मगर आज के जमाने में हर चीज प्रिवेंटेबल है, कान का पूरा इलाज होता है। कान का यदि पर्दा खराब हो गया हो तो उसका ऑपरेशन करके सुधार कर सकते हैं। कान की हड्डियां गल गई हों उन्हें ठीक कर सकते हैं। और ये सब हमारे जो सागर संभाग का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे कान के सभी तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि निःशुल्क हैं। आयुष्मान भारत की योजना भी लागू है, जो इसके लाभार्थी हैं, पात्र हैं, उन्हें बिल्कुल निःशुल्क उनका इलाज और ऑपरेशन सभी चीज माने इंक्लूडिंग ऑल थिंग। इसके अलावा जो है बचपन से जो बहरापन होता है अनुवांशिक, बच्चा जन्म से ही बहरा पैदा होता है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने, स्क्रीन करने के लिए भी सरकार की योजना है। इसके लिए हम लोग भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, कि नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग। हम 1 साल तक के बच्चों के लिए इसमें स्क्रीनिंग के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, उस पर हमारे विभाग के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम बचपन से ही पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि बच्चे को जितनी जल्दी हम उसके बहरेपन को पहचान पाएंगे उतनी जल्दी हम उसका जो है इलाज भी कर पाएंगे और उसका बहरापन कम करने में सहायक हो पाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, जैसे वैक्स का हमने बताया, वो आराम से निकाल सकते हैं अपन, इसमें कोई भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, सफाई कराएं। इसके अलावा जो एक बहरापन होता है वो एज के साथ आता है, जैसे अपनी शरीर कमजोर होने लगता है, 60 साल के ऊपर होते हैं, आंखें कमजोर हो जाती, दिल कमजोर हो जाता है। ऐसी तरह से हमारी कान के सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसको हम जो है जैसे एज से रिलेटेड कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्रेस बायो एक्यूसिस कहते हैं। तो ये सारी चीजों को हम उसके लिए निदान के लिए नॉर्मली आजकल बहुत हियरिंग एड आ गए हैं। हियरिंग एड माने जो यंत्र है जिससे कि हम साउंड को एम्पलीफाई करके और उसमें मशीन से, कान की मशीन कहें, सामान्यतः मिल जाते हैं, सभी शहरों में है, छोटे बड़े शहरों में। आप केवल विशेषज्ञ से मिलें, प्रॉपर अपनी जांच कराएं और वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि जो बहरापन है वो काम लायक हो सकता है, जिससे कि आप अपना रोजगार कर सकें, काम में आपका कोई परेशानी ना हो। यानी कि पूरी तरीके से मान लीजिए आपकी श्रवण शक्ति नहीं भी वापस आती है तो हियरिंग एड के माध्यम से, यानी जो श्रवण यंत्र होता है उसके माध्यम से कुछ हद तक आप काम करने लायक बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो श्रवण यंत्र मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं और उनको लगता होगा कि बहुत महंगा इलाज होता है, कहाँ जाएं इलाज करवाने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसे बगैर खर्च के मुहैया कराया जाता है? बहरेपन के इलाज के लिए ऑपरेशन है, इलाज है, जैसे कान के बहने की बीमारी है, उसका इलाज से संबंधित जितना कार्य है वो जिला चिकित्सालय, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क किया जाता है। किंतु हियरिंग एड ऐसा जो श्रवण यंत्र है उसकी कॉस्ट होती है, फिर भी सामाजिक न्याय विभाग जो होता है उसके माध्यम से जो है गरीब जो है लाभार्थी, केवल जो बीपीएल वाले हैं या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन है, कार्ड है उनके पास, उनको ही केवल जो है सामाजिक न्याय विभाग से आवंटन किया जाता है। हमारे यहाँ से मेडिकल कॉलेज से नहीं किया जाता। केवल इलाज वाला जितना भी उसका एस्पेक्ट है उसका हम लोग पूरा निःशुल्क करते हैं, यदि वो उसमें योजना में आते हैं तो। निश्चित रूप से निःशुल्क इलाज होता है, परामर्श होता है, ऑपरेशन भी निःशुल्क होता है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और शासकीय चिकित्सालयों में, ऐसा आपका कहना है। तो बगैर किसी झिझक के जो श्रोता भाई हमें सुन रहे हैं, अपने परेशानी को लाइलाज ना माने, चिकित्सक से परामर्श लें और सही इलाज पाएं।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बहरेपन होंगे जिन्हें हम रोक सकते हैं। कुछ बहरेपन है, ठीक है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जन्मजात या बाकी कुछ जो कारण हो सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जन्मजात में जितने भी हैं, जैसे बचपन से ही है, तो नॉर्मली क्या होता है, उनके अंदर का जो कान का भीतरी हिस्सा जहां से कान की नस जुड़ी होती है, वहां पे मेन प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही रोगों के लिए जो जन्मजात बच्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे पैदा होते हैं, नॉर्मली जो ईएनटी सर्जन है वो पहचान लेते हैं, पैदा होने के कुछ महीनों या हफ्तों के बाद ही टेस्ट करके वो पता कर लेते हैं जो है इलाज की जरूरत है या रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। तो ऐसा ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना शुरू की गई थी। इसका लगभग खर्चा, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो है उसको डायरेक्टली ऑपरेट करके छोटे बच्चों में 2 साल 1.5 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चों में सरकार ने निःशुल्क योजना बनाई थी, क्योंकि बहुत महंगी थी, साधारण आदमी उसको नहीं व्यय कर सकता था। तो उसके लिए निःशुल्क जो है इसका खर्चा लगभग आप मान के चलें 8 से 10 लाख रुपए था शुरू में, अभी तो कम हो गया, 6-6.5 लाख है। तो ये सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कुछ सेंटर बनाए गए थे। फिर मेरे ख्याल से आजकल हर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने किया है इस तरह के ऑपरेशन करने का, और हम लोग भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से निकट भविष्य में जल्द ही कर पाएंगे, कॉकलियर इम्प्लांट। तो ये जो है इसको हम रोक सकते हैं ऑपरेशन में। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करेंगे तो बच्चा एकदम सुनने लगेगा, बट उसके साथ में उसको पूरा जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ती, ऑडिटरी ट्रेनिंग कहते हैं। पेरेंट्स को मैं ये सुझाव देना चाहूंगा और समझाइश कि ऑपरेशन के बाद लगातार उसकी ट्रेनिंग करते रहें, जिससे, क्योंकि बच्चे का पूरा भविष्य उसी पे है। यदि वो नहीं सुनेगा तो उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है, देखिए बच्चा यदि बचपन से ही पैदाइशी यदि बहरा है, इसे प्रीलिंगुअल डेफनेस कहते हैं, यदि वो बहरा है तो आप समझ लीजिए कि वो उसने आवाज ही नहीं सुनी तो वो बोलने की शक्ति भी नहीं आती। चिल्ला सकता है, रो सकता है, आवाजें निकाल सकता है, जैसे जंगलों में जो भी एनिमल्स होते हैं वो निकाल, उस तरह की आवाज निकालेगा। बट वो जो स्पीच भाषा सीखनी है, लैंग्वेज करना है, रिस्पॉन्स करना है, मम्मी पापा बोलना है, ये वो नहीं हो पाता। यदि बच्चों का उचित समय पर इलाज ना हो तो वो जो है बहरे के साथ में गूंगापन भी आ जाता है, इसलिए डेफ एंड म्यूट कहते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि कान से सुनना और मुंह से बोलना, ये दोनों चीजें आपस में अंतर संबंधित हैं, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल, यानी यदि आपने सही से सुनना नहीं सीखा तो आप स्पीच यानी भाषण शक्ति भी, बोलना भी आपके अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। आप चिल्ला सकते हैं, साउंड प्रोडक्शन हो सकता है कि वो चिल्लाएगा, आ ऊ जैसे इनसिग्निफिकेंट वॉइस निकालेगा, मगर वो अपनी स्पीच जो अपने भाषा सीखने का जो मदर लैंग्वेज होती है, या शुरू के वर्ड होते हैं मम्मी पापा, पानी, खाना पीना, जो भी है, ये शुरू से नहीं सार्थक अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि पैदाइशी जो बहरापन होता है वो ज्यादा असरदारक होता है पूरी जिंदगी में, क्योंकि वो बोलना भी नहीं सीख पाएगा तो वो अपनी जिंदगी में बहुत से काम माने शुरुआत ही नहीं कर पाएगा, स्कूल ना जा पाएगा, ना अपने सहपाठियों से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको जल्दी से जल्दी उसका बहरेपन को पहचान पाएं, और जैसे ही लगेगा बच्चा भले 4 महीने का है, यदि तेज आवाज से वो रिएक्शन नहीं देता, मतलब उसकी तरफ जहां से आवाज आ रही उसको यदि आंखें नहीं घुमाता, इवन 1 महीने का भी बच्चा है या 15 दिन का है, तेज आवाज की तरफ उसकी आंखों का झुकाव होता है, तो उससे आइडेंटिफाई किया जाता है नॉर्मली। तो ये बहुत जरूरी है आंखों के झुकाव से आइडेंटिफाई हाँ, माने क्योंकि वो बाकी तो चीजों से बोलेगा नहीं, तो केवल जो है आंखों के, आप माने डॉक्टर को नॉर्मली ट्रेनिंग होती है, वो पढ़ते हैं, तो बच्चे को देख के जैसे तेज आवाज बजी तो बच्चा को उस तरफ देखना चाहिए। तो मगर यदि नहीं देख रहा, इसका मतलब उससे आवाज नहीं जा रही। और कान का पर्दा, कान की हड्डियां पैदाइश के समय फुल मैच्योर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उनको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बच्चे की उम्र कम है और वो थोड़ा और इंतजार कर लें ताकि सारे ऑर्गन्स उनके सही तरीके से डेवलप हो जाएं। आपके कहे अनुसार उनके जो कान की शक्ति होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप हो चुके होते हैं जन्म के समय ही। बिल्कुल, जरा से भी डाउट लगे कि बच्चा सुन नहीं रहा है, क्योंकि आप जैसे बच्चे को आवाज करते हैं, अपन कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, उसका वो रिएक्शन, जैसे आपने सीटी बजाई तो वो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, या आपने म्यूजिक बजाया तो वो उस तरफ थोड़ा सा उस तरफ उसका झुकाव आएगा। ये चीजें यदि आपको लगता है कि नहीं कर रहा है बच्चा, और साउंड को, जो ध्वनि है, कहां से भी आवाजों को यदि वो नहीं ध्यान उसका जा रहा है, तो आपको हमेशा बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि डॉक्टर को, निकट ईएनटी विशेषज्ञ को
को जरूर दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से, और ये दोहरी चुनौती है, दोहरी समस्या बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप बधिर होने के साथ साथ गूंगे भी हो जाएं, इसलिए निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपने देखा होगा जितने भी नॉर्मली बच्चे आते हैं हमारे पास, हमने भी देखा और समाज में सभी लोग देखते हैं, क्योंकि सामान्यतः जनजात आता है बहरापन कुछ परसेंटेज तक, तो ऐसे व्यक्ति को आप हमारे पास जैसे आते हैं तो बिल्कुल बधिरता के साथ गूंगापन आता ही है। यदि थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं तो वो डिफेक्टिव स्पीच कहते हैं, माने वो नॉर्मल वॉइस जैसा नहीं होता, कुछ कुछ शब्द बोलेगा, अटक अटक के बोलेगा, सही तरीके से जो है बोल नहीं पाएगा, इस तरह की समस्याएं आती हैं। बधिरता के साथ गूंगापन आ सकता है, ऐसा आपका कहना है डॉक्टर साहब? समान तौर पे आता ही है, आपके पास मरीज इस तरह के आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आगे आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। आजकल हम डिजिटल युग में हैं और हमारे जो युवा खासकर हैं बहुत तेज साउंड में म्यूजिक सुनते हैं, कई बार ईयरफोन का बहुत देर देर तक इस्तेमाल करते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या इस तरह से ईयरफोन का इस्तेमाल करना उनके कान के लिए कितना हानिकारक है? ये बहुत अच्छा आपने वर्तमान के परिवेश में प्रश्न किया है। मैं सभी श्रोताओं को और अपने जितने भी यंग जनरेशन के जो श्रोतागण हैं उनको बोलना चाहूंगा, एक लिमिट होती है, माने हर चीज की सीमा होती है। यदि एक्सेस अपन किसी भी चीज की अधिकता करें तो नुकसानदायक हो। यदि आप घंटों म्यूजिक आप ईयरफोन से सुनेंगे तो आपको जो है उसका असर आएगा आपका, जैसे और लंबे समय तक आपने किया, 4-6 महीने आप बैठे हैं, घंटों आप उस पर कर रहे हैं और लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो वो आपके कान के सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस संबंध में रिसर्च पेपर भी आए हुए हैं, हमने पढ़ा है, ये हानिकारक है और बहरापन जल्दी आता है ऐसे लोगों को। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि एक आजकल के जमाने में जो है एक डीजे सिस्टम चालू हुआ है, मेरे ख्याल से 500 वॉट, 1000 वॉट से ऊपर और 10,000 वॉट के डीजे चलते हैं, स्पेशली शादियों में। इतना ज्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उससे आप सोचिए उसके पास खड़े हो जाए तो आपके कान सुन्न हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इतना तेज लंबे समय तक, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए तो ठीक है, बट जो है लंबे समय तक तेज आवाजों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक कारण और भी होता है बहरेपन का, जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं या खदानों में काम करते हैं, वहां पे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट और जो औजार चलते रहते हैं जिससे तेज आवाजें आती रहती है, तो उसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आता है। ऐसे लोगों को जल्दी बिल्कुल जहां 10-20 साल की नौकरी के बाद ही उनका हियरिंग असेसमेंट किया जाता है, अच्छी फैक्ट्रियों में जैसे BHL है या और भी जितनी भी फैक्ट्री होती है जहां पे इस तरह का ध्वनि वाला काम होता है, वहां पे ये जो है ईयरली वो लोग इसका चेकअप कराते हैं, स्क्रीनिंग भी कराते हैं, जैसे उनके लेबर्स को या वर्कर को वहां से हटा के दूसरे सेक्शन में भेजा जा सके। तो आज के जमाने के हिसाब से नॉइज पोल्यूशन को भी कम करना चाहिए, तो वो नॉइज पोल्यूशन के प्रति जागरूकता जरूर होनी चाहिए। और स्पेशली जो अभी दीपावली और दशहरा आ रहा है, पटाखे का इस्तेमाल भी लिमिटेड हो और बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। मैं अभी सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल कान में यदि आपके पास तेज आवाज आती तो उसकी वजह से आपके कान के सुनने की क्षमता, कई केसेस आते हैं कि एकदम से सुन्न हो गया कान, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, कान के भीतरी हिस्से में सीधे जाके पूरा डैमेज कर देता है। तो इस पे जरूर मैं चाहूंगा कि लोग जागरूक रहें और दूर से सावधानी पूर्वक पटाखे चलाएं। नॉइज पोल्यूशन की बात की, शोर शराबा और तेज आवाज कैसे आपके कानों के लिए घातक हो सकता है, डॉक्टर साहब बहुत डिटेल में आपने बताया। और ईयरफोन और खासकर तेज आवाज साउंड सिस्टम कैसे आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और यदि हम कुछ बहरेपन को रोकने की बात करें तो सामान्य तौर पे आप क्या उपाय बताना चाहेंगे श्रोताओं को? नॉइज पोल्यूशन का तो देखिए ये है बिल्कुल अवॉइडेबल है। आप नॉइज पोल्यूशन के जहां पे होता है, एक तो खुद आप नॉइज पोल्यूशन ना करें, जैसे आप ट्रैफिक में भी हो तो बहुत हॉर्न ना बजाएं, और ये मेरे ख्याल से सब जगह साइंस भी बने रहते हैं, हॉस्पिटल के पास जाते हैं या आप स्कूल के पास हैं तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है। तो एक ये है, तो जो अवॉइडेबल है आप जो है तेज आवाजों वाले इंस्ट्रूमेंट ना बजाएं। कई लोग होता है कार चली जा रही है वो तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, तो इस तरह की चीज ना करें। घंटों म्यूजिक आप ईयरफोन के साथ बिल्कुल ना सुने, ये तो बिल्कुल आपके ऊपर ही है, आपने यदि यूज कर रहे हैं तो उसका असर तो आएगा। और यदि आपको लग रहा है कि कान में इसके साथ सुनपन आ रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल उसके इस्तेमाल को नजदीकी अपने ENT सर्जन को दिखाएं और उसका उपचार कराएं।
और इसके अलावा जो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग की मैंने बात की थी, वो बिना डॉक्टर के पूछे आप कान में दवाई बिल्कुल ना डालें, और दूसरी दवाइयां भी बिना डॉक्टर के जो प्रिस्क्राइब किए हुए या लिखे हुए बिल्कुल लंबे समय तक ना लें। होता क्या है कि अपन डॉक्टर को दिखाते हैं, वो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन की दवाई लिखते हैं। होता क्या है कि उसी तरह के सिम्टम्स कम नहीं हुए तो दोबारा कौन जाए डॉक्टर के पास, और वो फिर जो है दवाइयां अपने मन से लेने रहते हैं। रीजन यही है कि हम तो 5-7 दिन की लिख रहे हैं, उसका असर हफ्ते में नहीं होता। यदि आप उसमें लंबे समय लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को बिल्कुल ना लें, स्पेशली कान का है, बिल्कुल आप दिखाएं। कान जो है हमारे शरीर का बहुत नाजुक अंग है और उतनी ही बारीकी से और उतनी ही कोमलता से हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कानों से संबंधित कुछ और बातें करना चाहेंगे आपसे। आपने बताया कि कानों में जो मैला होता है, कई बार हम देखते हैं कि रोड साइड लोग जो बैठे हुए लोग होते हैं उनसे साफ सफाई करवाने चले जाते हैं, नुकीली हथियार से सफाई करते हैं। बिल्कुल, मगर क्या पुराने जमाने से, मैं इवन मेडिकल फील्ड में नहीं था, बचपन से ही मैं देखता रहा, तो वो क्या है, उनके पास टूल्स तो होते थे मगर उनके पास वो ज्ञान नहीं था कि कितना क्या करना है। तो वो बिल्कुल आज के ज़माने में ज़रूरत ही नहीं है। सारे लोग, सारी मेडिकल फैसिलिटी जो है और चीज़ें गांव-गांव में चली गई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और दूसरे सेंटर हैं, तो सारे लोगों को बताते हैं कि इस चीज़ों पे नहीं कराएं, और नहीं तो कान में के पर्दे में चोट लगने की आशंका रहती है। पता चला आपने मैल निकलवाने के चक्कर में आपने कान का पर्दा डैमेज कर दिया। ये लोग दूसरा ये करते हैं, कान में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत डालते हैं। लिमिटेड मात्रा में डालने में बहुत मुश्किल नहीं होती है, बट यदि ज्यादा है, तेज है, और उनको कई बार तो मैल ही समझ में नहीं आता, खाली उन्होंने बताया कान में दर्द है, उन्होंने जो क्वैक्स होते हैं जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, थोड़ा सा घातक हो सकते हैं। मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा सभी को कि जो प्रशिक्षित डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ है, उसी को जरूर दिखाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर से, चिकित्सक से परामर्श लेना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कानों की समस्या की यदि हम आमतौर पर बात करना चाहें तो कानों की समस्या आमतौर पे होती क्या है? कैसे हम ये लक्षण पहचान ले कि कान में हमारे कुछ सही नहीं चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रमुख जो कान में यदि कोई तकलीफ हो रही है और उससे बहरापन भी आता है, कान का बहना ऐसी एक बीमारी है जो सबसे प्रमुख जो कारण है बहरेपन का। यदि उसका समय रहते बचपन से ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे कान की सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है इसी वजह से, और कान की हड्डियां भी गलने लगती हैं, जो लंबे समय तक, कई बार तो होता है कि सालों साल वो हम लोग उससे हिस्ट्री लेते हैं या उसकी जानकारी लेते हैं रोग की, तो पता चला साहब बचपन से ही बहरा था, दवाई डॉक्टर से लिखाई और ड्रॉप डाला और वो ठीक हो गया, सूख गया, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर 2-4 महीने बाद या सालों बाद फिर से यदि वही दिक्कत हुई तो वो फिर आ गए। ऐसे करते करते पता चला उनके सुनने की क्षमता जो है वो पूरी खत्म हो जाती है और फिर वो बेचारे बिल्कुल जो है बधिर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, आज के जमाने में सब जगह यदि आपको छोटे तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, आपके ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे या गांव के लेवल पे, तो आप जरूर आप अपने जिले के लेवल पे जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ रहते हैं हर तरह के, उनको जरूर दिखाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं, जिससे कि आपकी बधिरता को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए और उसका निवारण हो सके। ऑपरेशन का है तो वो मेडिकल कॉलेज में, मेरे ख्याल से सभी मेडिकल कॉलेज में इसका पूरा इलाज होता है। ये प्रमुख कारण है कि जो कान का बहना, तो उसको कई लोग तो बिल्कुल लाइटली लेते हैं, बस 5 दिन दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, वो नहीं है। उसको आप बिल्कुल बहना बंद होने के बाद भी आप जाइए, और सुविधा दी हुई है, आप कितना कम सुनते हैं उसका परसेंटेज भी आपके पास आ जाता है और आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है, उसे ऑडियोमेट्री कहते हैं। आपके सुनने की क्षमता कितनी बची है वो भी बता देते हैं। और ऐसी मशीनें भी हैं जो जन्मजात बच्चों में बहरापन है उसके लिए भी स्क्रीनिंग होती है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पूरे इक्विपमेंट्स हैं, उससे हम छोटे बच्चे से लेके, पैदाइशी बच्चे से लेके बड़ों तक की हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं, उनके श्रवण क्षमता को देखते हैं, उसके अनुसार फिर उसका इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। और ईएनटी विभाग के अंतर्गत सारी सुविधाएं कान से संबंधित नाक कान गला रोग विभाग में दी जा रही हैं, और बधिरता के ऊपर खासकर हम चूंकि आज बात कर रहे हैं तो हम ये अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि बधिरता की समस्या जो अपने आसपास देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भेजें ताकि लोग उचित
और विशेषज्ञ परामर्श पाएं और स्वस्थ होने की राह पे आएं। तो डॉक्टर एस के पिप्पल, तमाम मुद्दों के ऊपर आपसे हम फिर मुखातिब होंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर आप आमंत्रित करेंगे। अभी के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर एस के पिप्पल, अधीक्षक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, विभागाध्यक्ष नाक कान गला रोग विभाग से आप हमारे बीच जुड़े। आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।